तेजस्विनावधीतमस्तु। आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास का पारायण हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय कारिका में काव्य के प्रयोजन तथा तृतीय कारिका में काव्य के साधनों अर्थात काव्य के हेतुओं अर्थात काव्य के कारणों का निरूपण कर चुकने के पश्चात अब चतुर्थ कारिका में ग्रंथकार मम्मट काव्य का लक्षण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किसी भी पदार्थ का लक्षण क्या होता है? जो पदार्थ के असाधारण धर्म को कह दे वही लक्षण है। आपने तर्क भाषा में लक्षण पढ़ा होगा, लक्षण का लक्षण पढ़ा होगा। असाधारण धर्म वचनम कथनम लक्षणंत असाधारण धर्म कथनम, यानी किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अनेक विशेषताएं होती हैं, उनमें से वे धर्म वे विशेषताएं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करने के लिए आवश्यक होती हैं उनको लक्षण कहते हैं। लक्षण के लिए सामान्यतः हम परिभाषा शब्द का प्रयोग कर लिया करते हैं, अंग्रेजी में इसको डेफिनेशन कहते हैं। तो काव्य क्या है, काव्य का लक्षण क्या है, काव्य की परिभाषा क्या है, यह बताना है। और किसी भी पदार्थ का जो लक्षण है वो दोषों से रहित होना चाहिए। लक्षण में तीन प्रकार के दोष माने जाते हैं, एक अव्याप्ति, एक अतिव्याप्ति और एक असंभव। इन तीनों प्रकार के दोषों से रहित जो लक्षण होता है, यानी अव्याप्ति दोष से रहित लक्षण, अतिव्याप्ति दोष से रहित लक्षण और असंभव दोष से रहित जो लक्षण होता है वही निर्दुष्ट लक्षण होता है। और किसी भी पदार्थ का निर्दुष्ट लक्षण प्रस्तुत करना कठिन होता है, फिर काव्य जैसे दुर्बोध पदार्थ का लक्षण करना तो और भी कठिन है। फिर भी काव्य प्रकाशकार ने काव्य लक्षण करने की दिशा में जो प्रयत्न किया है वह प्रशंसनीय है। यद्यपि उत्तरवर्ती आचार्यों पंडित विश्वनाथ आदि ने उनके लक्षणों का बुरी तरह से खंडन किया है। एमए पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के साहित्य दर्पण नाम के ग्रंथ में आप मम्मट के काव्य लक्षण का पंडित विश्वनाथ के द्वारा किया गया खंडन पढ़ ही चुके हैं। परंतु वास्तविक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो मम्मट का वह लक्षण उतना दूषित लक्षण है नहीं जिस रूप में विश्वनाथ आदि विरोधियों ने या पंडितराज जगन्नाथ आदि विरोधियों ने उसको चित्रित करने का प्रयत्न किया है। मम्मट के काव्य लक्षण के गुण दोष की मीमांसा तो बाद में करेंगे। पहले यह देखना है कि मम्मट का काव्य लक्षण है क्या, यानी मम्मट काव्य का क्या लक्षण बता रहे हैं, मम्मट ने काव्य किसे माना है। तो मम्मट के काव्य लक्षण को अवतरित करने जा रहे हैं। उससे पहले काव्य लक्षण लिखने से पहले मम्मट ने उसकी अवतारिणी का एक पंक्ति लिखी है, एवमस्य कारणमुक्त्वा स्वरूपम आह। एवं इस प्रकार से, अस्य कारणम उक्त्वा इसका कारण बता करके, इसका अर्थात काव्य का, इस प्रकार इस काव्य का कारण बता करके, काव्य का हेतु क्या होता है यह बता करके, शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् इत्यादि कारिका में काव्य का कारण निरूपित किया और उस कारण को बता करके अब स्वरूपम आह, उस काव्य का स्वरूप कह रहे हैं, काव्य का स्वरूप बता रहे हैं। स्वरूप कह दें या लक्षण कह दें एक ही बात है। स्वरूप लक्षण ये पर्याय शब्द ही हैं एक तरह से। तो अब काव्य के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं, काव्य के स्वरूप को समझा रहे हैं आचार्य मम्मट इस अगले सूत्र में। सूत्र है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। इसमें मुख्य रूप से शब्दार्थौ तद यह वाक्य है, इतना ही मुख्य सेंटेंस है। शब्दार्थौ तद यानी शब्द और अर्थ ही तद मन वह है, शब्द और अर्थ तद मन वह है। वह है इससे क्या तात्पर्य है? तद शब्द जो है, तद तो एक सर्वनाम है, तद का अर्थ है वह। वह से किसका परामर्श हो रहा है, वह से यहाँ किसका बोध हो रहा है?
आप लोग जानते हैं सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। इससे पहले कोई संज्ञा शब्द आ चुका है एक दो बार, अब उसको बार बार नहीं कहना पड़े संज्ञा शब्द को, इसके लिए तद कह दिया। तो वह संज्ञा शब्द क्या है? वह काव्य है। पीछे आया ही है काव्य का प्रयोजन बताते हुए, और क्या कहा गया था पिछली कारिका में? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षत, ये ऐसा बताया था ना। तो काव्यम यशसे, काव्य की चर्चा चल रही थी कि काव्य यश के लिए होता है। अब कह रहे हैं तद यानी वह काव्य, तो तद से काव्य का बोध हो रहा है। तद यानी वह काव्य, वह काव्य क्या है? तो कहा शब्दार्थ, शब्द और अर्थ ही वह काव्य है। शब्द और अर्थ को ही काव्य कहा जाता है, काव्य कहते हैं। शब्दार्थ, शब्दश्च अर्थश्च इति शब्दार्थ, ये समास हो गया। कौन सा समास है बता सकते हैं? यहाँ शब्दश्च अर्थश्च समास किया तो शब्दार्थ। समास का नाम बताइए। समास का नाम है द्वंद्व समास। तो शब्दार्थ यह काव्य का स्वरूप है, यानी शब्द और अर्थ को मम्मट काव्य बताते हैं। मम्मटाचार्य के अनुसार काव्य क्या है? तो मम्मट के अनुसार काव्य शब्द तथा अर्थ दोनों की समष्टि का नाम है शब्दार्थ। ऐसा नहीं है कि शब्द अलग काव्य है और अर्थ अलग काव्य है, या केवल शब्द ही काव्य है या केवल अर्थ ही काव्य, ऐसा नहीं। न अकेला शब्द काव्य है और न ही अकेला अर्थ काव्य है, बल्कि शब्द और अर्थ इन दोनों की समष्टि का ही नाम काव्य है। शब्द और अर्थ मिलकर के ही काव्य बनते हैं। अब यहाँ शब्दार्थ तद यानी शब्द और अर्थ ही काव्य है, इतना वाक्य हो गया। किंतु शेष जो वाक्य में शब्द हैं, ये अदोषौ इत्यादि, ये क्या हैं? तो यह सब शब्दार्थों के विशेषण हैं। कैसे शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है, यह समझाने के लिए शब्दार्थों के कुछ विशेषण यहाँ रखे जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला विशेषण है अदोषौ शब्दार्थौ, दूसरा है सगुणौ, सगुणौ शब्दार्थौ, तीसरा विशेषण है अनलंकृति यानी अनलंकृति पुनः शब्दार्थौ। अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम, सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम, और क्वापि पुनः अनलंकृति शब्दार्थौ काव्यम, यह इसका अर्थ हुआ। यानी ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है, ऐसे शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहा जाता है, शब्द और अर्थ के सह अस्तित्व को या शब्द और अर्थ के सुंदर साहित्य को काव्य कहा जाता है। जो शब्द और अर्थ कैसे हों? अदोषौ, अदोषौ यानी दोष रहित हों, निर्दुष्ट हों, दोष से रहित हों, जिनमें दोष न हो, दोषों से रहित शब्द और अर्थ काव्य है। और सगुणौ, सगुणौ यानी गुण सहित, गुण से युक्त, गुण से युक्त, गुण से तात्पर्य यहाँ क्या है? गुण शब्द अनेकार्थक है। गुण शब्द का नाना संदर्भों में नाना अर्थ होता है। जैसे लोक में हम गुण किसे कहते हैं? धैर्य, शौर्य, वीर्य, इनको गुण कहते हैं। सत्य इत्यादि, ये सब गुण हैं लोक में। तो लेकिन और दर्शन में गुण किसको कहते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं। दर्शन में सत्व, रज, तम, इनको गुण कहते हैं। और गुण शब्द का एक अर्थ रस्सी भी होता है, रज्जु, रस्सी, उसको भी गुण कहा जाता है। दर्शन में त्रिगुण, सत्व, रज, तम को त्रिगुण कहा ही जाता है। व्याकरण आप लोग पढ़ते हैं, व्याकरण में गुण किसको कहा जाता है? व्याकरण में गुण शब्द का बिल्कुल ही अर्थ है, भिन्न अर्थ है, बिल्कुल ही अलग अर्थ है व्याकरण में गुण का। किसे कहते हैं व्याकरण में गुण? तो अदेंग गुणः, अ, ए, ओ, ये तीन वर्ण जो हैं, इन्हें व्याकरण में गुण कहा जाता है। इनकी गुण संज्ञा है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुणः, और गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुणः। इसी तरह से साहित्य में गुण किसे कहा जाता है? काव्य में गुण किसे कहा जाता है? तो माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन सब को साहित्य में गुण कहा जाता है। ये काव्य गुण हैं। तो शब्दार्थौ तद, शब्दार्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य हैं। लेकिन कैसे शब्द और अर्थ काव्य हैं? जो दोष रहित हो और साथ ही सगुणौ,
सगुणऊ शब्दार्थ, सगुणऊ यानी काव्य गुणों से युक्त हों, ऐसे शब्द और अर्थ जिनमें काव्य गुण हों वही काव्य कहलाते हैं। और कैसे शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, तो तीसरा विशेषण शब्दार्थऊ का बताते हुए कह रहे हैं क्वापि पुनः, यानी कहीं कहीं पर तो अनलंकृति शब्दार्थऊ काव्यम। अनलंकृति, अनलंकृति माने अलंकार रहित, अलंकृतिर अलंकार, अलंकृति अलंकार को कहते हैं, आप जानते हैं। अलंकृति ही अलंकार, और न अलंकृति, न अलंकृति ही ययोः शब्दार्थयोः तौ शब्दार्थौ अनलंकृति। जिन शब्द और अर्थ में अलंकार न हो उन शब्द और अर्थ को कहेंगे अनलंकृति। तो ऐसे अनलंकृति शब्द और अर्थ यानी अलंकार रहित शब्द और अर्थ भी क्वापि पुनः यानी कहीं कहीं पर काव्य हो सकते हैं। इस तरह से काव्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए, काव्य के स्वरूप का व्याख्यान करते हुए आचार्य मम्मट ने ये बताया कि काव्य वैसे तो शब्द और अर्थ के साहित्य का ही नाम है, शब्द और अर्थ के सहभाव का ही नाम काव्य है, जैसा कि हम कह चुके हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। तो शब्द और अर्थ ही काव्य हैं, लेकिन वो शब्द और अर्थ कैसे हों तो फिर समझाने के लिए तीन विशेषण शब्दार्थों के साथ जोड़ दिए। पहला विशेषण अदोषऊ, दूसरा सगुणऊ और तीसरा अनलंकृति। सगुणावनलंकृति, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बता सकते हैं? सगुणावनलंकृति में संधि विच्छेद कर सकते हैं। सगुणऊ प्लस अनलंकृति, ये संधि विच्छेद है यहाँ, और सगुणऊ प्लस अनलंकृति यहाँ संधि हुई तो सगुणावनलंकृति बन गया। कौन सी संधि है ये? सगुणऊ का औ था, अब उस औ के स्थान पर आव आ चुका है, सगुणावनलंकृति। सगुणऊ अनलंकृति, सगुणावनलंकृति, इसे अयादि संधि बोलते हैं। सूत्र क्या है अयादि संधि का? एचो यवा याव, यह सूत्र है अयादि संधि का। यानी एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाते हैं। एच के स्थान पर मतलब ए ओ ऐ औ, इन वर्णों के स्थान पर ए ओ ऐ औ इन वर्णों से परे यदि स्वर हो तो ए के स्थान पर अय हो जाता है, ओ के स्थान पर अब हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यह इस सूत्र का एचो यवा यावह सूत्र का एक सामान्य सा अर्थ है। विस्तार से तो आप व्याकरण में ये चीज़ें पढ़ते ही हैं। तो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इस सूत्र में आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है और शब्दार्थौ को काव्य बताया है, और शब्दार्थौ पद के फिर तीन विशेषण इस लक्षण में यहाँ दिए गए हैं। यानी शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, तो उसके लिए अदोषऊ, सगुणऊ तथा अनलंकृति पुनः क्वापि, ये तीन विशेषण यहाँ दिए। यह एक सामान्य अर्थ आचार्य मम्मट प्रतिपादित काव्य लक्षण विषयक इस सूत्र का हुआ। अब इस सूत्र का थोड़ा सा विस्तार में अर्थ देखते हैं, उसका विस्तृत अर्थ समझने का प्रयास करते हैं।